जब आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में सब चीज बिल्कुल नया नया हो जाता है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो। लेकिन सबसे अच्छा चीज ये है ना कि तीनों सब्जेक्ट अपने आप में मजेदार है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, आप कभी बोर नहीं होइएगा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने में। और यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है ना कि जैसे हम लोग आपको बताएंगे ना, जिस वे में हम आपको समझाएंगे ना, आप जिस वे में हम लोग आपको समझाएंगे ना, पढ़ाएंगे, वो और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो चलिए, आज हम आपको कुछ बताने वाले नहीं है डिटेल में, बस यही बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, क्लास 11th के सिलेबस में है क्या जो आपको पढ़ना है। तो देखो, आज तक जो चीज हम लोग हर दिन देखते हैं, चाहे वो कहीं पे भी गौर करो, मार्केट में या घर पे, वही चीज तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। जो आज तक हम लोग देखे हैं, बस कभी गौर नहीं किए कि अच्छा ये हो भी सकता है, अच्छा ये कैसे हुआ, वही चीज तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। वही चीज बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब आप देखोगे बोलोगे अरे ये तो हर दिन होता है मार्केट में, ये तो हम हर दिन करते हैं, यही चीज पढ़ना था। बताइए, आज तक तो कभी हम ध्यान ही नहीं दिए इस चीज पे, बस वही चीज इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो देखिए एक एक करके हम लोग तीनों पे आएंगे। सबसे पहले माइक्रो, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद आपका फाइनली इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्लास 11th में आपको माइक्रो, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। ठीक बा, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग माइक्रो पे। तो नाम में ही क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, इंडिविजुअल। तो जब आप कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। जैसे मान लीजिए हम अंकित, एक आशीष, एक अमन, टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, अंकित, आशीष और अमन। अब तीनों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगा। अमन को कुछ प्रॉब्लम होगा, आशीष को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अंकित को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हम आशीष, अमन और अंकित तीनों का प्रॉब्लम इंडिविजुअली इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली डील करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो जब आप कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब आप इंडिविजुअली लेवल पे स्टडी करते हो, इंडिविजुअल लेवल पे उससे डील करने का कोशिश करते हो, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इतना चीज पढ़ना है, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं कंटेंट। जब आप किताब खोलोगे तो वहां पे कंटेंट आपको डिटेल में दिया हुआ होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ब्रीफ वे में, शॉर्ट वे में कंटेंट आपके सामने लाए हैं। क्या है कंटेंट में, सबसे पहला चीज जो है वो है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी का मतलब अभी हम बताएंगे तो बहुत आसान लगेगा कि अरे ये चीज तो डेली हम लोग करते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अभी बताते हैं कि इसमें पढ़ना आपको क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर कमोडिटी का कंजम्पशन आप लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हम दबा के खाना खाए हैं, ठीक है, अब वही खाना हमको 10 मिनट के बाद कोई और खिलाएगा तो खाओगे जी, नहीं खाओगे, चलो ठीक है खा भी लिए। तीसरा बार फिर 10 मिनट के बाद वही खाना हम तुम्हारे सामने ला के देंगे, तुम खाओगे, नहीं खाओगे। वही चीज तो यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ना है कि जैसे जैसे कोई भी कमोडिटी का हम लोग कंजम्पशन करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमको कम मिलता है, कम होने लगता है। सेम यूटिलिटी एनालिसिस। देन उसके बाद आपका है डिमांड। तो डिमांड पता ही है, डिमांड हर दिन जाते हो मार्केट में, बहुत सारा सामान खरीदते हो, मेकअप का सामान खरीद लिए तो कुछ खरीद लिए, तो डिमांड वही तो है। ठीक है, डिमांड क्या है आपका, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है, हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शॉपिंग कराने। ठीक, अब हमको पता नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड का भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गर्लफ्रेंड हमको लेकर चल गई जावा में कि चलो बेबी शॉपिंग करते हैं जावा में। अब हमको लगा कि भाई 1,000 रुपया लेके जाएंगे तो जावा में सामान खरीद लेंगे, हमको उतना आइडिया नहीं था। गए, गर्लफ्रेंड को पसंद आ गया 10,000 का सामान, अरे बाप, 1,000 रुपया पॉकेट में है, 10,000 का हम कपड़ा कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका इनकम कम है तो उस पर्टिकुलर चीज का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत महंगा है, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है मार्केट में, कम। क्यों? क्योंकि लोग उसको अफोर्ड
नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जनरली मेजरमेंट करता है कि ठीक है, हम आपको चाटा मार दिए कस के, आपको चोट लगा, बहुत चोट लगा, लेकिन कितना चोट लगा वो मेजर कौन करता है? इलास्टिसिटी। अब इकोनॉमिक्स में आ जाओ तो आपको मालूम है कि इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड घट जाएगा, लेकिन कितना से घटेगा वो कौन बताता है? इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत कुछ दिन पहले प्याज हो गया था 100 रुपए 150 रुपए किलो। ठीक है, तो सोना के भाव प्याज का हो गया था, तो लोग प्याज का डिमांड कम कर दिए थे ना जी। क्यों? क्योंकि प्याज का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया था। ठीक, उसके बाद है आपका प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन का मतलब, अब मान लो हम प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, हम प्रोड्यूसर हैं, ठीक, अब हमको अपना फर्म ऑपरेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले बताओ क्या क्या चाहिए सर? तो सबसे पहले हमको चाहिए लैंड। फैक्ट्री हवा में तो ऑपरेट करोगे नहीं, फैक्ट्री कहाँ ऑपरेट करोगे? लैंड पे ही ना जी। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड। ठीक, लैंड के बाद आपको काम करने के लिए इंसान चाहिए, डेट इज लेबर, आपको लेबर चाहिए सर। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए? कैपिटल हो सकता है, बिना कैपिटल के आप ऑपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जो तीन बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल। इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जब आप कोई भी सामान बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। चलिए, उसके बाद है कॉस्ट, इसका दूसरा भाई। जब आप प्रोडक्शन करोगे सर तो कॉस्ट आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक, अगर आप लैंड लिए हो तो लैंड पे आपको रेंट देना ही है, वो रेंट क्या है आपके लिए? कॉस्ट। अगर आप लेबर हायर करते हो तो उसको आपको वेजेस या सैलरी देना ही देना है, वो क्या है आपके लिए? कॉस्ट। अगर आप कहीं से कैपिटल उठाते हो, पैसा उठाते हो मार्केट से, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा, वो क्या है आपका? कॉस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉस्ट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, आपको वियर एंड टियर कॉस्ट आपको देना होगा। वो सब किस में आएगा? तो वो सब आएगा कॉस्ट में। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आप कॉस्ट से बच नहीं सकते हो, आपको कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। तो ये था दूसरा भाई। तीसरा भाई है सर रेवेन्यू। जो चीज आप प्रोड्यूस किए हो, जिस सामान को प्रोड्यूस करने में आप कॉस्ट दिए हो, तो जब वो सामान बन जाएगा तो उसको आप फैक्ट्री में, गोदाम में डाल के छोड़ दोगे? नहीं, उसको आप मार्केट में बेचोगे ना। जब आप मार्केट में बेचोगे तो क्या जनरेट होगा? वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये तीनों भाई, तीन भाई, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद कौन आया? कॉस्ट। तो कॉस्ट हो गया मंझला भाई, सबसे लास्ट में आप बेच देते हो वो सामान, तो रेवेन्यू सबसे छोटा भाई। उसके बाद है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो इकोनॉमिक वेरिएबल आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसका कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाए। कब आएगा इक्विलिब्रियम में? जितना सामान उसको, जितना कॉस्ट उसको बनाने में लगा कोई भी सामान, और उतना ही रेवेन्यू उसको बेच के मिला, जब दोनों सेम पॉइंट पे इक्वल हो जाए कॉस्ट और रेवेन्यू, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बाकी जब हम लोग यहाँ पे आएंगे इक्विलिब्रियम में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, तो डिटेल में पढ़ेंगे वहां। ठीक, लास्ट आपका है सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम। तो डिमांड का जस्ट उल्टा हो जाता है सप्लाई। जो चीज आप डिमांड में पढ़ोगे ना वही सप्लाई में उल्टा। जैसे प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, लेकिन सप्लाई में वही चीज उल्टा होता है। अगर प्राइस इंक्रीज किया तो सप्लाई इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोड्यूसर्स, अगर हम प्रोड्यूसर्स होंगे तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट हम तभी कमाएंगे ना जब प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ाएंगे तब ना। जितना ज्यादा प्राइस पे अगर हम कोई भी सामान बेचेंगे उतना हमको प्रॉफिट होगा, सिंपल बात है। तो एज अ प्रोड्यूसर्स आप सप्लाई बढ़ा दोगे हायर प्राइस पे, बट एज अ कंज्यूमर जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आप उस चीज का डिमांड घटा देते हो। और जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर्स का सप्लाई और कंज्यूमर का डिमांड इक्वल हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब वैसा पॉइंट जहां पे मार्केट
का डिमांड और मार्केट का सप्लाई इक्वल हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? तो मार्केट इक्विलिब्रियम। ये था आपका पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट तो सर बिना स्टैट के इकोनॉमिक्स कहाँ, एकदम अधूरा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक दो चैप्टर शुरू का इंट्रो है, थियरी है, लेकिन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मतलब वैसा मैथ्स नहीं, 10th 11th 12th वाला मैथ्स नहीं, सिंपल आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार चीज आपको आना चाहिए बेसिक, तो आपका कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स निकल जाएगा। रूट रूट आपको निकालना आना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट। तो स्टैट में सबसे पहले आपका इंट्रो है कि स्टैट बोलते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, वो सब आपको स्टैट बताएंगे हम। उसके बाद जब आपको कोई काम दिया जाता है तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हो। जैसे मान लो अगर हम आपको ये पूछते हैं कि ठीक है पटना में जाओ और पटना में जाके ये रिसर्च करो कि कौन सा कोचिंग कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, कौन सा कोचिंग में कॉमर्स का सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, जाके आप ये पता लगाओ पूरे पटना में घूम के। तो आप डेटा जाओगे, डेटा आप कलेक्ट करोगे, तो डेटा कैसे कलेक्ट करोगे हम लोग यही सब चीज यहाँ पे इंट्रो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब देखो, सैम्पलिंग इन द वे, मान लो मेरे क्लास में क्लास 11th में क्लास में 25 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, क्लास 11th में 25 लोग बैठे हुए हैं। हमको ये बोला गया कि एवरेज हाइट हमको पता करके बताओ कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका एवरेज हाइट कितना है। अब 25 बच्चा में से रैंडमली हम किसी 10 को उठाए, उसका हाइट मेजर किए और उस 10 बच्चा के हाइट के बेसिस पे कंप्लीट क्लास 11th के एवरेज हाइट को बता दिए, कंक्लूजन हम निकाल दिए वही 10 बच्चा के हाइट के बेसिस पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। जब इंटायर बच्चा में से रैंडमली आप किसी को उठा के उससे जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उससे जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग, ठीक। उसके बाद आपको क्या है सर, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सैम्पलिंग के बाद आपको एक चैप्टर और है, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटिंग। डेटा जब आप कलेक्ट कर लिए तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे और कैसे आप प्रेजेंट करोगे। तो उसमें सिंपल आपको बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, वही सब पढ़ना है जो हम लोग 9th 10th में पढ़ लिए थे। टैली वैली पढ़ना है इस टाइप का, 1 2 3 4 और 5वां में जो हम लोग ऐसे कट करते हैं वही सब चीज पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मेन है आपका क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे ही आता है मतलब यहाँ पे आ गया आपका मीन, मीडियन और मोड। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब 3 ट्रिपल एम, मीन मीडियन और मोड। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन मीडियन मोड ही पढ़ना है। लेकिन जो मीन मीडियन मोड आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ के आया था ना, इस इकोनॉमिक्स का जो मीन मीडियन मोड है स्लाइटली अलग है आपका 9 और 10th के मीन मीडियन मोड से। कैसे अलग है, जब हम लोग आएंगे यहाँ तब हम लोग पढ़ेंगे। आपको मीन निकालना होगा 8 या 9 तरीका से, आपको मीडियन निकालना होगा 3-4 तरीका से, आपको मोड निकालना होगा 5-6 तरीका से। तो वो 9 और 10th वाला जो मीन मीडियन मोड है उससे स्लाइटली ये मीन मीडियन मोड अलग है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्कैटरनेस, कितना कोई भी डेटा एक दूसरे से डिस्पर्स है, स्कैटरनेस है, अलग है, वो आपको डिस्पर्सन में पढ़ना होगा। कितना डेविएट है एक डेटा दूसरे डेटा से, कितना डेविएट कर रहा है उसको हम लोग डिस्पर्सन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका मीन डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, ये सब डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डिस्पर्सन में ही पढ़ना है, ठीक बात। उसके बाद है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या बताता है, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, कि दो वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या एक तरफा प्यार है, एक तरफा रिलेशनशिप है, वो क्या बताता है आपका कोरिलेशन। जैसे प्राइस ऑफ डिमांड, तो प्राइस ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स है। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाता है। तो कोरिलेशन आपको सिंपल यही बताता है कि दो इकोनॉमिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उसी को आपको मैथमेटिकली निकालना होगा। यहाँ भी दो मेथड है, एक कार्ल पियर्सन मेथड और एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, ठीक है। तो उतना अभी दिमाग नहीं लगाइए, जब कोरिलेशन आएंगे तो वहां पे बताएंगे और डिटेल में।
लास्ट है आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हम लोग मेजर करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल को कितना से चेंजेस हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा भाई बताओ 2023 में इन्फ्लेशन 6% है, 6% एक्चुअल नहीं है, 2006 में हम लोग ये मान के चले कि इन्फ्लेशन 2023 में 6% है। 2019 में इन्फ्लेशन कितना था? तो सर आप बोले कि 2019 में इन्फ्लेशन 2% था और 2023 में इन्फ्लेशन 6% हो गया। तो कितना से चेंज हुआ? तो जब हम कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर करते हैं ना कि कितना से चेंज हुआ, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी, तो जब आप चेंजेस पता करते हो तो चेंजेस पता करने के लिए आपको चाहिए इंडेक्स नंबर। जैसे इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए जो हमको इंडेक्स नंबर चाहिए वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये दो। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जब हम लोग आएंगे इंडेक्स नंबर पे तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और कैसे मेजर करते हैं इन सबको इन्फ्लेशन से, तो वो सब हम लोग वहां देखेंगे, ठीक। तो ये था सर आपका कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बहुत मजेदार है स्टैटिस्टिक्स, बहुत मजेदार है इंडियन इकोनॉमिक्स, मजा आएगा एकदम पढ़ने में। समझ जाओगे तो एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएगा, मन लगेगा बनाने में, ठीक है। माइक्रो समझ जाओगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हुआ तो आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। जैसे मूवी या कोई भी वेब सीरीज देखते हो ना, अच्छा एपिसोड 1 में ये हुआ तो मन करता है कि 2 भी देखे, 3 भी देखे, आगे क्या होगा। सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे क्या होने वाला है, वैसा हम लोग को लगता है। तो और स्टैटिस्टिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में तो भाई बहुत मजा आता है, ठीक। फाइनली लास्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट थ्योरी चैप्टर है, ठीक। माइक्रो में आपको थ्योरी के साथ ग्राफ मिलेगा, इसमें तो खैर पूरा आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में ना ही आपको ग्राफ मिलेगा ना ही आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, ये कंप्लीट आपका थ्योरी चैप्टर है। तो पहले स्टार्ट होता है सर इंडियन इकोनॉमी 1947 तक, कि 1947 तक हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, तो बहुत बेकार था। इंडियन इकोनॉमी में ना ही एग्रीकल्चर था ढंग का, ना ही इंडस्ट्री था ढंग का, जो फॉरेन ट्रेड था वो भी एकदम फालतू था। जब ब्रिटिश आया था तो सबसे पहले ब्रिटिश हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। वैसे तो इंडस्ट्री के नाम पे बस हम लोग के पास हैंडीक्राफ्ट ही था, लेकिन जो था वो भी एक्सप्लॉइट कर दिया। फाइनली जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसको भी बर्बाद किया ब्रिटिश, एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया। तो 1947 तक इंडियन इकोनॉमी में हम लोग को ये पढ़ना है कि कौन कौन सा वो स्टेप था, कौन कौन सा वो मेजर्स था, कौन कौन सा वो पॉलिसी था जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करके इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, ठीक। उसके बाद 1947 से 1991 का पीरियड, कि ऑल दो जब 1947 में हम लोग आजाद हुए तो क्या जो पहले से प्रॉब्लम था इकोनॉमी में वो प्रॉब्लम से भी आजाद हो गए? नहीं, वो प्रॉब्लम से हम लोग आजाद नहीं हुए। तो 1947 और 1991 के बीच में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या इश्यू हुआ, क्या क्या हम लोग को फेस करना पड़ा, वो किस में आएंगे हम लोग? 1947 से 1991 के बीच में। जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, उसके बाद कुछ ही साल बाद फेमिन आ गया था, फ्लड आ गया था जिसमें कि बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1947 और 1991 के बीच में। इन्फ्लेशन बहुत महंगा, इन्फ्लेशन बहुत हो गया था। उसके बाद जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक होता है हमारे पास वो बहुत कम हो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम था, दुनिया भर का दिक्कत था। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो 1991 में एक पॉलिसी आया था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या था, जितना भी आलतू फालतू हम लोग रूल्स और रेगुलेशन इंपोज किए हुए थे इंडियन इकोनॉमी में वो सबको हटा दिए, ऑलमोस्ट सबको हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन में जितना भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस में चल रही थी, पीएसयू, सबको क्या किए, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किए, बेचना स्टार्ट किए। जो लोग खाली आज आप लोग हल्ला करते हो कि आज की गवर्नमेंट बेच रही है, इंडिया बेच रही है, देश बेच दे रही है, भैया देश 1991 में भी बेचा गया था, ठीक है। सारा पीएसयू को ऑलमोस्ट सारा पीएसयू को बेच दिया गया था, नवरत्न को छोड़ के, तो उस टाइम भी देश को बेचा गया था।
ठीक, तो जरा सोच समझ के बोला करिएगा लोग। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको क्या पढ़ना है कि आखिर हम क्या क्या एक सिंगल सिटीजन को प्रोवाइड करेंगे जिससे उनका डेवलपमेंट, उसका उनका स्किल बहुत ऊपर तक जाए। जैसे अगर मान लो एज ए इंडिविजुअल अगर हमको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया जाए, प्रॉपर सैनिटेशन का फैसिलिटी दिया जाए, तो मेरा जो स्किल का डेवलपमेंट है, मेरा जो थिंकिंग का डेवलपमेंट है, वो क्या होगा, बहुत टॉप लेवल तक जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मेरा बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा। तो जितना अच्छा मेरा फॉर्मेशन होगा, हम इकोनॉमी के लिए उतना अच्छे होंगे, उतना काम वाले इंसान होंगे हम। तो जब आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ऊपर जाता है तो आपका इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ऊपर जाता है। जब आपके पास काम करने वाले लोग होंगे, स्किल लोग होंगे, तब ना आप काम करवाओगे जी। अब काम करने वाले लोग ही नहीं है आपके पास, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो काम आप कहां से करवाओगे। जब आप काम नहीं करवाओगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भैया किसी भी कंट्री का बैकबोन है। जिस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना मजबूत, जितना बैकबोन मजबूत, वो कंट्री उतना ही हेल्दी, उतना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका ऊपर। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब गांव का विकास, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ली, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी ली जिससे रूरल का जो डेवलपमेंट, गांव का जो ग्रोथ, उसमें हम लोग इंक्रीमेंट देखें। चाहे वो पॉलिसी हो, बहुत सारे बैंक खुलवा दी थी गवर्नमेंट, चाहे वो रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये सब। इसके अलावा मनरेगा हो गया, ये सब जो पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट, ये सब क्यों लाई थी, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ही लाई थी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, दो सबसे खतरनाक बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, बेरोजगारी और गरीबी। तो खैर हम कुछ कहना नहीं है ही है, तो ये पढ़ना है हम लोग को। और फाइनली लास्ट में रिलेशनशिप, कि इंडिया और बाकी अदर कंट्री के बीच संबंध कैसा है। चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। जो हमारे नेबर कंट्री है पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है, उनका पॉलिसी और हमारा पॉलिसी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, वो सब आपको रिलेशनशिप और करंट चैलेंजेस में पढ़ना है। तो ये था आपका क्लास 11th का ओवरऑल इकोनॉमिक्स, ठीक। अब जो लोग सीबीएसई में हैं उनको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो लोग सीबीएसई में हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, उनको इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। और जो लोग बिहार बोर्ड में हैं उनको स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक। जो लोग सीबीएसई में हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। जो लोग बिहार बोर्ड में हैं उनको स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक। तो ये था आज का सेशन। क्या था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स होता क्या, इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है आपको क्लास 11th में, वो बता दिए। अगला लेक्चर जो आएगा या अगला क्लास से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। कोई डाउट है तो 5 मिनट डाउट सेशन आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी सवाल, चाहे वो माइक्रो से हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स से हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स से हो।